पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जब तैपुंग उस भूल भुलैया जैसे ट्रैप से भागने की कोशिश कर रहा होता है। यानी मोटरसाइकिल लेके रैंप से सीधा समुद्र की तरफ कूदता है और योहान उस पर गोली चला देता है। बट यही सीन कट हो जाता है और फिर दिखाया जाता है कि तैपुंग पानी से बाहर आ रहा है और उसका एक हाथ घायल है। यानी योहान की गोली उसे छू कर निकल गई। अब तैपुंग वहाँ आसपास देखता है कि किसी के घर में पार्टी चल रही है और बाहर कुछ कपड़े भी सूख रहे हैं, तो वो उन कपड़ों को चुरा कर पहन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब बारिश भी शुरू हो जाती है और उसकी हालत काफी बिगड़ने लगती है, पर जैसे तैसे करके वो योंगसिक के घर तक पहुंच ही जाता है। योंगसिक उसे देख घबरा जाता है और कुछ पूछने जाए इससे पहले ताजुंग बेचारा बेहोश हो जाता है। पर कोई ना, अब योंगसिक है ना, उसका ख्याल रखने के लिए वो उसके घाव ठीक करता है और उसकी पूरी देखभाल यानी केयर करता है। तो वहीं योहान का दिमाग खराब होता है कि ताजुंग आखिर उसका गेम खराब करके भाग कैसे गया। तभी जेल का वार्डन डरते हुए उससे पूछता है कि मैं अपने सीनियर को क्या जवाब दूं कि इतने सारे कैदी कहाँ गए। तो योहान कहता है कि बता देना सभी कैदी एक एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन ये बात किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए कि एक कैदी भाग गया है। समझ में आया? तो वो डरते हुए कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया और वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन सुबह सुबह जब ताजुंग को होश आता है तो योंगसिक कहता है कल रात को तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। फिर वो उसे नाश्ता देकर पूछता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, यानी बाहर आने के बाद उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, क्योंकि वो जानता है कि ताजुंग का बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। बट ताजुंग कुछ नहीं कहता तो योंगसिक कहता है जो भी करना है यहीं रह के करना। तो ताजुंग कहता है नहीं, अगर मैं यहाँ रहा तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। बट योंगसिक उसे जैसे तैसे मना लेता है और साथ ही एक फोन भी देता है जो सिर्फ उसके लिए था। ये देख ताजुंग को एकदम फैमिली वाली फीलिंग आती है और वो अपने भाई को मिस करने लगता है और अगले पल दिखाते हैं कि वो अपने भाई से मिलने आता है जहां उसकी अस्थियां रखी थी और उसे देखकर उसके अंदर बदला लेने की आग फिर जल उठती है। तो वो तुरंत किम सांगरोक को ढूंढता है, यानी वही वकील जिसने उसे धोखा दिया था। वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। सांगरिक को फील हो जाता है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो पूरी बिल्डिंग में भागने लगता है और इस दौरान वो योहान को भी बता देता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब सांगरिक जैसे ही अपने घर के अंदर घुसने वाला होता है तब ताजुंग उसे पकड़ लेता है और काफी मारता है और फिर पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है और फिर उससे ये कहलवाता है कि उसका बॉस लोगों पर झूठे सबूत इकट्ठा करवाता है ताकि उन्हें फंसाया जा सके। और ये पूरा प्रोसेस को अपन स्कल्टिम कहते हैं, यानी किसी इंसान की जिंदगी को नकली सबूतों से ऐसे तराश देना कि वो अपराधी लगे। फिर ताजुंग वहाँ पड़े सामानों की जांच करने लगता है तो पता चलता है कि इस बार उसकी टारगेट एक लेडी है जिसका नाम सो यॉन जियांग है। अब तभी वहाँ योहान का वही नकली डॉक्टर जो जेल में भी ताजुंग को मारने आया था जहरीली इंजेक्शन देके वो ताजुंग पर हमला कर देता है और दोनों की लड़ाई जबरदस्त होती है जिसमें दोनों को ही काफी चोट आती है। इसी दौरान सांगरिक भी ताजुंग पर हमला कर देता है तो ताजुंग उसको सबक सिखाने में बिजी हो जाता है और वो नकली डॉक्टर मौका पाकर एक बॉम्ब वाला डिवाइस फेंक कर उन दोनों को घर में बंद करके भाग जाता है। दरअसल सांगरिक ने सोचा था कि डॉक्टर उसे बचाएगा, पर असल में योहान ने तो उसे ताजुंग को मारने के लिए भेजा था, चाहे इसमें सांगरिक ही क्यों न मर जाए। अब बॉम्ब फटने में कुछ ही सेकंड्स होते हैं तो ताजुंग योहान के नेक्स्ट टारगेट की फाइल लेकर खिड़की से कूद जाता है और उसी टाइम बॉम्ब फटता है जिसमें सांगरिक तो मर जाता पर शुक्र है ताजुंग बच जाता है। दरअसल वो खिड़की से कूद कर डायरेक्ट सांगरिक की कार के ऊपर जाकर गिरा था। अब धमाका इतना
इतना तेज हुआ था कि उस नकली डॉक्टर को भी चोट आ जाती है। तो वहीं सारी बिल्डिंग वाले लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, तो वही ताजुंग फाइल लेकर वहां से भाग जाता है। अब जब योहान को ये बात पता चलती है कि भाई ताजुंग फिर से उसके चंगुलों से भाग निकला, तो इस बार वो डायरेक्ट उस नकली डॉक्टर के पास आता है और उसे ही जान से मार देता है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव हुआंग को रिश्वत लेने के चक्कर में सस्पेंड कर दिया जाता है। तब योहान उसे पुलिस स्टेशन के बाहर मिलने आता है और कहता है कि मुझे तेरी जरूरत है, एक कैदी है ताजुंग नाम का, उसे ढूंढो, बदले में तुझे प्रमोशन मिलेगा, और साथ ही वो उसे एक फोन भी देता है। तो डिटेक्टिव हुआंग उसका काम करने के लिए मान जाता है। तो वहीं ताजुंग सांगरिक की वो रिकॉर्डिंग योंगसिक को सुनाता है, जब सांगरिक सारा सच ताजुंग को बता रहा था कि कैसे वो अमीरों के लिए गरीब मासूम लोगों को फंसाते। दरअसल ताजुंग ने उस टाइम सब रिकॉर्ड कर लिया था। योंगसिक वो रिकॉर्डिंग सुनकर इतना इमोशनल हो जाता है कि ताजुंग को गले लगाकर रोने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली ताजुंग ने उस गुनाह की सजा भुगती थी जो उसने कभी किया ही नहीं था। अब ताजुंग के घाव अभी भी ठीक नहीं हुए थे, तो योंगसिक के गले लगने से उसे दर्द हो रहा था, इसलिए योंगसिक उसे छोड़ देता है। पर ताजुंग बाद में स्माइल करता है, क्योंकि पहली बार कोई है जो ताजुंग की एक अपने की तरह केयर कर रहा है। तो वहीं जेल का वार्डन ऑफिसर यांग को बुलाकर ऑर्डर देता है कि देखो, अब से तुम हुआंग के साथ मिलकर ताजुंग को ढूंढने में मदद करोगे, यानी अब पुलिस वालों को मिलकर ताजुंग की तलाश करनी है, नहीं तो योहान उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए अब ऑफिसर यांग और हुआंग दोनों सबसे पहले ताजुंग के सेल को देखते हैं, जहां पर उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। तो वहीं दिखाते हैं कि योहान का जो नेक्स्ट टारगेट है उसका नाम सो योन जियोंग है। खैर, इसे मैं योन बुलाऊंगी, और ये अपना खुद का एक सैलून चलाती है, और इसकी एक बेटी भी है जो थोड़ी सी बीमार है। तो कह सकते हैं कि ये अपना घर का खर्चा बहुत मुश्किलों से उठाती है। अब योहान के लोग योन और उसकी बेटी के सैलून के आसपास की रोजमर्रा की हर हरकत पर नजर रख रहे होते हैं, मतलब कि कौन कब आता है, क्या करता है, सब कुछ चुपचाप रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो वहीं ताजुंग भी योन को बचाने की प्लानिंग स्टार्ट कर देता है योंगसी के साथ मिलकर, और छोटी छोटी मैग्नेट वाली कैमरा डिवाइस बनाता है सारा दिन बैठकर। इस दौरान योंगसी उसे कुछ पैसे भी देता है कि आगे उसके काम आएंगे। ताजुंग मना करने लगता है, लेकिन योंगसिक उसकी एक नहीं सुनता। अब अगले दिन जाकर ताजुंग अपने सारे बनाए हुए कैमरा योन की शॉप के आसपास लगा देता है, ताकि वो उसके आसपास होने वाली हर एक्टिविटी पर नजर रख सके, और अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाए तो वो तुरंत उसे बचा सके। अब वो जैसे शॉप पर यानी अंगसी के घर आता है, तो वहाँ एक लड़की को चोरी करते हुए देखता है, जो ऑब्वियसली अंगसी की बेटी है। पर ताजुंग उसे चोर समझ लेता है और उठाकर पटक देता है, क्योंकि युन भी उसकी बात नहीं सुन रही थी। तब योंगसिक वहाँ आता है और युनबी को गिरे हुए देख शॉक हो जाता है और कहता है, युनबी तुम? बाद में जब ताजुंग को पता चलता है कि युनबी तो योंगसिक की बेटी है, इसलिए ताजुंग जल्दी से माफी मांग लेता है और बेचारा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। बाद में युनबी अकेले में ताजुंग से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे पापा की मदद चाहिए तो हर हफ्ते मुझे 2,50,000 वॉन देने पड़ेंगे, और अभी ताजुंग के पास जितने भी पैसे होते हैं वो भी छीन लेती है और उसे एक मुक्का मारकर अपना हिसाब किताब पूरा कर लेती है। बाद में जब ताजुंग शॉप पर आता है तो योंगसिक उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? क्या मेरी बेटी ने तुम्हें मारा तो नहीं? क्योंकि योंगसिक अपनी बेटी को अच्छे से जानता जो है। खैर, ताजुंग हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं नहीं, क्योंकि बेचारे की इज्जत जो जा रही थी। फिर योंगसिक पूछता है, क्या उसने तुमसे पैसे मांगे? तो ताजुंग बताता है कि हाँ। तो योंगसिक कहता है, देखो बुरा मत मानना, वो दिल की बहुत अच्छी है। तो ताजुंग मन में सोचता है कि हाँ,
उसके अंदर राक्षस का दिल जो है। तो वहीं डिटेक्टिव हुआंग ऑफिसर यांग को उसी वकील सांगरिक की जली हुई लाश दिखाता है और बताता है कि हाल फिलहाल में ताइजुंग इससे मिला था और देखो उसने इसका क्या हाल कर दिया। पर ऑफिसर यांग को पूरा विश्वास होता है कि ताइजुंग ने ऐसा नहीं किया होगा। फिर हुआंग पूछता है कि ताइजुंग जेल में सबसे ज्यादा क्लोज किसके था। तो ऑफिसर यांग बताता है कि योंगसिक के जो जेल से रिहा हो चुका है। तो हुआंग ये नतीजा निकालता है कि जरूर योंगसिक ने उस भगोड़े को छुपाया होगा। अब ऑफिसर यांग धीरे धीरे समझने लगता है कि हुआंग में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सीनियर के ऑर्डर की वजह से उसे उसका साथ देना पड़ रहा था। तो इसी दौरान ताइजुंग कई रात दिन जाग कर यॉन के सैलून और घर की निगरानी कर रहा था, जिससे उसे ये पता चलता है कि रोज एक नीले कलर की वैन उसे फॉलो कर रही है और उसकी हर एक चीज नोटिस कर रही है। ये सब बताकर वो योंगसिक से कहता है कि मुझे लगता है बस वो लोग जाल अब बिछाने ही वाले हैं। अब अगले दिन वो एक डिलीवरी बाइक लेता है और यॉन को अलर्ट करने निकल पड़ता है। तो वहीं एक सीन में एक आदमी की लाश को दिखाते हैं जिसकी मौत उसके पीठ पर चाकू घोंपने से हुई थी। तो वहीं यॉन को उसकी शॉप पर गिरा हुआ फोन मिलता है जिसे वो उठा लेती है, सेम जैसे ताइजुंग के साथ हुआ था। अगले सीन में दिखाते हैं कि ताइजुंग जब सैलून पहुंचता है तो यॉन वहां होते ही नहीं है, बस उसकी बेटी वहां मौजूद थी। जिससे ताइजुंग को पता चलता है कि यॉन किसी कस्टमर का भूला हुआ फोन उसे देने गई है। उसकी बेटी उसे एड्रेस भी दिखाती है कि वो यहाँ पर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। अब ताइजुंग जल्दी से यॉन के पीछे पीछे निकल पड़ता है ताकि वो यॉन को झूठे केस में फंसने से बचा सके। तो वहीं योंगसी के घर पर हुआंग और ऑफिसर यांग आ धमकते हैं और ताइजुंग की पूछताछ करते हुए उसे ढूंढने लग जाते हैं। तो वहीं यॉन उस लड़की के पास पहुंच जाती है जो ऑब्वियसली योहान की गेम प्लान का हिस्सा है और ताइजुंग अब पूरी स्पीड से उस तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं डिटेक्टिव हुआंग बड़ी बदतमीजी से योंगसिक से पूछताछ कर रहा होता है तो योंगसिक काफी नर्वस हो जाता है, पर फिर भी ताइजुंग के बारे में नहीं बताता कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। अब हुआंग उस रूम में घुसने की कोशिश करता है जहाँ योंगसिक ने ताइजुंग को रहने की जगह दी है और वो उस रूम में घुस भी जाता है, पर सामने युनबी थी जो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। अब हुआंग ये देख शर्मा जाता है और माफी मांगता है। तो युनबी गुस्से में बाहर आकर हुआंग पर चिल्ला देती है और अब दोनों के साथ साथ अपने बाप को भी उस शॉप से बाहर निकाल देती है। बाद में पता चलता है कि ये तो बस युनबी का नाटक था ताकि अगली बार से वो दोनों ऑफिसर यहाँ पर न आए। ऑफिसर यांग योंगसिक से माफी मांगता है और उन दोनों को सही में शक भी नहीं हुआ था कि ताइजुंग यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं यॉन जब उस लड़की को विक्टिम का फोन देती है, उस लड़की का फोन समझकर, तभी एक सेकंड में ताइजुंग उस लड़की के हाथ से फोन छीनकर भाग जाता है, जिसे देखकर तो वो लड़की गुस्से में अपनी पूरी टीम को उसके पीछे लगा देती है। खैर ताइजुंग फिर भी बच निकलता है। अब योहान को जैसे ये खबर मिलती है कि फोन चोरी हो गया है, वो बुरी तरह गुस्से में आकर अपनी एक मूर्ति तोड़ देता है और अंदर से निकलता है एक असली मर्डर वेपन, यानी ये वही नाइफ है जिससे उस आदमी का मर्डर हुआ था। मतलब योहान के पास जितनी भी मूर्तियां हैं उसमें भी उसके अमीर क्लाइंट के मर्डर वेपन्स होंगे, यानी जितनी भी मूर्तियां अमीर क्रिमिनल लोग लाखों करोड़ों में खरीदते हैं उसमें छिपे होते हैं असली सबूत। वो सचमुच अपनी बेगुनाही खरीद कर वापस ले रहे थे। तो वहीं ताइजुंग घर आकर योंगसिक को वो फोन दिखाता है जो उसने चुराया था और उसमें उस विक्टिम की फोटो होती है जिसके लिए यॉन फंसने वाली थी। वो विक्टिम एक पियानिस्ट होता है। तभी ताइजुंग को बातों बातों में पता चलता है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। तो ताइजुंग डिसाइड करता है कि वो कहीं और जगह ढूंढ लेगा, पर वो योंगसिक को इन चीजों में और नहीं
फंसा सकता। बट योंगसिक उसे कहीं और जाने से मना कर देता है और बताता है कि उनबी ने सब संभाल लिया था और पुलिस को शक भी नहीं हुआ, इसलिए वो यहाँ दोबारा नहीं आएंगी। और वैसे भी सबसे ज्यादा सेफ जगह अपने दुश्मन की नाक के नीचे रहने में ही है। अब ये कहकर वो ताएजंग को मना ही लेता है। अब ताएजंग योंगसिक को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो बाहर जाकर उस विक्टिम का फोन ऑन करता है और कॉल लिस्ट का सबसे पहला नंबर लगाता है। सामने एक लड़की होती है जिससे वो कहता है कि अगर फोन चाहिए तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तब मैं वो फोन तुम्हें दे सकता हूँ, नहीं तो मैं ये किसी और को बेच दूंगा। अब ये सुनकर ही वो लड़की मान जाती है, क्योंकि उनके लिए वो फोन इतना जरूरी था कि वो उस फोन को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते। अब यहाँ योहान की टीम का डायरेक्टर प्लान बनाता है और ताजन से फोन पाने के लिए उस लड़की को वहाँ भेजता है जो यौन से विक्टिम का फोन रिसीव करने आई थी। वो लड़की अकेले नहीं आती, पूरी तैयारी के साथ आई होती है, क्योंकि पास ही में एक वैन में गुंडे तैयार बैठे होते हैं, यानी जो भी फोन देने आए उसे पकड़ लो। अब ताएजंग इतना बेवकूफ तो है नहीं कि वो खुद आए, बल्कि उसकी जगह एक रैंडम डिलीवरी वाला आता है तो उस लड़की को छक मार कर उसे वो पैसे देने पड़ते हैं। और ताएजंग कॉल पर उस लड़की को उस फोन की लोकेशन बता देता है। वो पास में खड़े उस लड़की पर नजर रखे हुए था। अब वो लड़की जैसे ताएजंग की बताई हुई जगह से फोन लेकर जाने लगती है तो ताएजंग अब चुपचाप उसका पीछा करता है और पीछा करते करते उस सीक्रेट बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जहां योहान की टीम नकली सबूत तैयार करती है। तो वहीं योहान अपने डायरेक्टर पर भड़कता है कि तुम मेरी परमिशन के बगैर उस फोन को लेने कैसे चले गए। अब डायरेक्टर अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पाता, क्योंकि जिस लड़की को उसने ताजन से फोन लेने भेजा था वो लड़की योहान के एक इशारे पे उस डायरेक्टर की खोपड़ी में वो लंबा स्क्रू घुसा कर उसे वहीं मार डालती है, यानी उसके लिए किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है। तो वहीं ताएजंग को सीक्रेट बिल्डिंग में घुसकर एक वर्कर को बेहोश कर देता है और उसकी यूनिफॉर्म पहनकर अपने मोबाइल से वहां की गई हर एक इलीगल चीज को रिकॉर्ड करने लगता है। और तब उसे पता चलता है कि वो कैसे फ्रेम हुआ। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस बेचारे की किस्मत खराब थी, क्योंकि योंगसिक उसी टाइम उसे कॉल कर देता है। अब उसका फोन साइलेंट ही नहीं था, तो सबका ध्यान उसकी तरफ चले जाता है। ताएजंग योंगसिक का कॉल पिक कर लेता है तो योंगसिक बताता है कि सैलून में कुछ गड़बड़ है, जल्दी आओ। अब सारे लोग समझ जाते हैं कि ये उनका आदमी नहीं है, इसलिए अब तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है। ताएजंग जल्दी से वहां से भागता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मार गिराता है और जैसे तैसे उस बिल्डिंग से निकल जाता है। तो वहीं वो लड़की जिसने अभी डायरेक्टर को मार दिया वो यॉन के सैलून में घुसती है और कहती है मुझे हेयर ट्रिम करवाने। यॉन भी कहती है कि सैलून बंद हो चुका है, लेकिन वो नहीं मानती। यॉन को वैसे भी उससे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने बचाव के लिए कैंची उठाने जाती है, लेकिन अब वो लड़की सीधा उस पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी ताएजंग मोटर बाइक लेकर सैलून में घुस जाता है और यॉन को बचा लेता है और उस लड़की से लड़ने लगता है, लेकिन वो लड़की ताएजंग से ज्यादा अच्छी फाइटर थी, इसलिए ताएजंग को उससे लड़ने में मुश्किल हो रही थी और काफी बार उसे चोट आ जाती है। खैर सही टाइम पर पुलिस का सायरन सुनाई देता है और वो लड़की वहां से भाग जाती है। तभी योंगसिक वहां आता है और ताएजंग उसकी मदद से यॉन और उसकी बेटी को योंगसिक के घर ही ले आता है। तो वहीं योहान को फिर पता चलता है कि एक बार फिर ताएजंग ने उसका प्लान फेल कर दिया, तो वो पागलों की तरह हंसने लगता है कि क्या ये मुझसे मिलना चाहता है। तभी उसके घर बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं डॉक्यूंग था, वही जिसने असल में वो मर्डर करा था, जिसके लिए ताएजंग जेल गया था। और साथ में आया होता है उसका अमीर और पावरफुल बाप।
मतलब वो इतना पावरफुल है कि योहान ने अपना एड्रेस छुपाया हुआ था, बट फिर भी डॉक्यूम का बाप उसे ढूंढ निकालता है और योहान को धमकी देता है कि मुझे पता है ताजंग भाग गया, उसका झंझट इसी हफ्ते खत्म करो वरना देखना मैं क्या करता हूँ। और इस बात पर योहान और डॉक्यूम के बीच भी थोड़ी तो मैमे हो जाती है और डॉक्यूम तो उसे अपना पालतू कुत्ता तक कह देता है और वहां से चले जाता है। वैसे योहान को चैलेंज करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो वही यून भी ताजुन और उसके डैड मिलकर जो भी यॉन को बचाने की प्लानिंग कर रहे थे वो उस सीक्रेट रूम को देखकर शॉक हो जाती है। तब योंग से कौड़ता है जोन यॉन और उसकी बेटी को वहां ले आते हैं, जिसे देखकर यूनबी को समझ नहीं आता कि भाई हो क्या रहा है, लेकिन वो उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाती क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने डैड से सीधे मुंह बात जो नहीं करती। तो वहीं ताजुन यॉन को बताता है कि कुछ दिनों से तुम पर कुछ लोग नजर रख रहे थे ताकि तुम्हें झूठे केस में फंसाया जा सके। ये जानकर तो यॉन के होश ही उड़ जाते हैं। वैसे यॉन और उसकी बेटी का योंगसिक के यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो सब योनबी की तरफ देखने लगते हैं। वैसे योनबी इतनी कठोर दिल की भी नहीं थी जितना इसमें दिखाया गया है। वो यॉन और उसकी बेटी को अपने घर ले आती है, वो घर जो वो अपनी दोस्त के साथ शेयर कर रही है, और उन्हें अपने रूम में ठहरा देती है। वैसे योंगसिक आज बहुत खुश होता है क्योंकि उसे फाइनली पता चला कि उसकी बेटी कहाँ रहती है। खैर फिर वो स्टोर से कुछ सामान खरीदने के लिए चले जाता है यॉन और उसकी बेटी के लिए। तो वहीं यूनबी ताजुन से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, तो वो भी बिना सवाल किए उसे फॉलो करने लगता है। फिर यूनबी उसे उसके पास्ट के बारे में पूछने लगती है कि तुमने क्या सच में कोई मर्डर वर्डर तो नहीं करा। तो ताजुन ये सुनकर ही जाने लगता है, बट फिर यूनबी उसे धमकाती है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यॉन और उसकी बेटी को अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। ताजुन कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। तो यूनबी कहती है आजमा लो। अब ताजुन मजबूरी में अपने उन 5 सालों के बारे में यूनबी को बता देता है और अब रात को ताजुन की दुख भरी कहानी सुनकर उसकी तो नींद ही उड़ जाती है क्योंकि उसे अब उस पर तरस आने लगता है। तो वहीं ताजुन जब योंगसिक के साथ घर जा रहा होता है तो योंगसिक को उसकी बेटी का कॉल आता है। जब वो कॉल पिक करके यूनबी की आवाज सुनता है तो हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसकी बेटी ने पहली बार उसको कॉल करा था और कहा कि अगर उसे उसकी कोई भी जरूरत हो तो कॉल कर दे, और इस वजह से योंगसिक बहुत खुश होता है। लेकिन ताजुंग ये देख कहता है कि उसने सिर्फ एक बार आपको कॉल करा है तो आप हड़बड़ा गए, सोचो अगर वो आपको 2 बार कॉल करेगी तो आपको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। ये सुनकर योंगसिक हंसने लगता है। देन फिर जब दोनों घर आते हैं तो टीवी पर खबर चल रही होती है कि जिस पियानिस्ट की हत्या हुई थी उस केस का मेन सस्पेक्ट सुसाइड कर चुका है, यानी यॉन के अलावा भी कोई और इंसान था जिसे योहान ने बलि का बकरा बना दिया, और वो इंसान उसी केस में फंसा जिसमें यॉन फंसते फंसते बची। यानी यहाँ योहान ताजुंग से 2 कदम आगे निकला। ये देख ताजुंग और योंग से दोनों तो शॉक ही हो जाते हैं और ताजुंग वापस वेयर हाउस बिल्डिंग जाता है जहाँ अब उसे लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलता, यानी उस लड़की और वहाँ काम करने वाले जितने भी लोग थे उन सबको मरवा दिया गया था। जिसे देखकर तो बस ताजुंग का दिमाग चकरा जाता है क्योंकि दूर दूर तक बस इंसान की लाश थी। तभी वहाँ एक मशीन की मदद से उस नकली डॉक्टर का कटा हुआ सर चलकर ताजुंग के पास आता है, जिसने ताजुंग को 2 बार मारने की कोशिश की थी, और उसके मुंह में ताजुंग के लिए एक लेटर होता है। पर कटा हुआ सर देखकर ताजुंग का दिल दहल जाता है। फिर वो वहाँ पड़ी हुई कुछ फोटो देखता है और फिर उस लेटर को खोलता है। वैसे उस लिफाफे में लेटर नहीं कुछ पैसे होते हैं। ये देख ताजुंग बहुत जोरों से चिल्लाता है। तभी अचानक वहाँ प्रोजेक्शन ऑन होता है और एक वीडियो में बताया जाता है कि उसके केस का असली किलर तो डॉक्यूंग है, और इवन उसका इंस्टाग्राम हैंडल आईडी भी दिखाया जाता है ताकि ताजुंग उसे ढूंढ सके। तो वही योहान उसे ही अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है और कहता है कि अब वक्त है तुम सही रास्ते पे चलो। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ताजुंग सिर्फ योहान के हाथ का पपेट बनकर ही रह जाएगा या फिर उसके दिए हुए क्लूज के जरिए उस तक पहुंचकर अपना बदला लेगा। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।